हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीएस अतुल जैन क्लासेस। आज हम लोग देखो कंपनी लॉ वाला सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपका। और ये जो कंपनी लॉ वाला सब्जेक्ट है, इसमें आईसीएसआई आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? एक्सपर्ट नॉलेज। इंस्टीट्यूट का जो आप स्टडी मटेरियल देखेंगे ना, तो सेकंड या थर्ड पेज पे लेवल ऑफ नॉलेज लिखा होता है। तो बाकी पेपर्स में तो क्या लिखा मिलेगा आप लोगों को? वर्किंग नॉलेज। बट कंपनी लॉ वाले पेपर में क्या लिखा मिलेगा आपको? एक्सपर्ट नॉलेज। तो इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? एक्सपर्ट नॉलेज कंपनी लॉ में। क्यों? देखो, सीएस बनने के बाद आपकी वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी? कंप्लायंस ऑफिसर की। आप कंपनी सेक्रेटरी की जॉब करेंगे तो कंप्लायंसेस देखेंगे, किस चीज के? कंपनीज एक्ट के। और कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस तो आप तभी देखेंगे ना जब आपने कंपनीज एक्ट डिटेल में पढ़ा होगा। इट मीन्स इंस्टीट्यूट आपसे इस पेपर में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? सेक्शन, सब सेक्शन, रूल्स, सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए आपके। ठीक है। और ये कंपनी लो देखो अप्लाई किस पे होगा? सिर्फ और सिर्फ कंपनीज पे, ना तो सोल प्रोप्राइटर पे, ना पार्टनरशिप फॉर्म पे। इट मीन्स सबसे पहले तो हमें इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और जिसमें फोकस हम लोग किस पे करेंगे? कंपनीज पे। तभी आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा कि ये कंपनीज एक्ट है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो कंपनी लो। ठीक है जी। देखो कंपनी लॉ की अगर हम बात करें तो इस कंपनी लॉ में हम लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कब आया था? देखो जो पुराने वाला कंपनीज एक्ट है दैट इज 1956 और नए वाला जो कंपनीज एक्ट है वो 2013 है। राइट। तो जो कंपनीज एक्ट 1956 है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें पता है टोटल सेक्शन कितने होते थे भाई? इसमें टोटल सेक्शन होते थे 658, 658। एंड टोटल शेड्यूल्स कितने थे? टोटल शेड्यूल थे भाई 15। बट जो कंपनीज एक्ट 2013 आया इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? 470। एंड टोटल शेड्यूल्स कितने हैं? 7। राइट। इट मीन्स तो देखो देखने से क्या पता चलता है? देखने से तो ये लग रहा है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, ये छोटा हो गया। क्यों? सेक्शंस भी कम हो गए और रूल्स भी कम हो गए। ठीक है, पहले सेक्शन 658 होते थे, अब 470 है। पहले शेड्यूल्स 15 होते थे, अब कितने हैं? सिर्फ 7। तो देखने से तो ये लग रहा है कि भाई ये कंपनीज एक्ट छोटा हो गया। बट ये ना थोड़ा सा और टेक्निकल हो गया। क्यों? क्योंकि जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, ये रूल बेस्ड एक्ट है। रूल बेस्ड एक्ट है मींस हर चीज के लिए ना रूल्स प्रेस्क्राइब कर दिए। जो कंपनीज एक्ट 1956 होता था ना भाई, वहां रूल्स मिनिमम होते थे। मिनिमम मतलब कहना चाहिए नेग्लिजिबल थे, ना के बराबर थे। ईच एंड एवरीथिंग एक्ट में ही स्पेसिफाइड था। बट जो कंपनीज एक्ट 2013 आया, इन्होंने सारी लिमिट्स जो हैं वो रूल्स में प्रेस्क्राइब किए हैं, एक्ट में प्रेस्क्राइब नहीं किए हैं। तो हर चीज के लिए रूल्स बना दिए। ठीक। और जितने भी लिमिट्स हैं वो कहाँ प्रेस्क्राइब किए हैं? रूल्स में। तो कंपनीज एक्ट 2013 में क्या लिख के छोड़ दिया? एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। और प्रेस्क्राइब्ड कहाँ किया? जाके रूल्स में। इट मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 में अगर कहीं लिखा है एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि रूल्स में चले जाओ जी, रूल्स में देखो कि लिमिट क्या प्रेस्क्राइब्ड है। ऐसा क्यों किया वैसे गवर्नमेंट ने? ऐसा करने के पीछे पर्पस देखो ये है कि पहले ना ईच एंड एवरीथिंग इवन लिमिट्स भी ना एक्ट में ही स्पेसिफाइड होती थी। तो अब एक बात सोचो, अगर हम लिमिट्स को भी एक्ट में स्पेसिफाई कर दें तो उन लिमिट्स में बार बार चेंजेस भी करने पड़ते थे। अब जब लिमिट्स में चेंजेस करोगे इट मीन्स कंपनीज एक्ट में चेंज करना पड़ेगा, और कंपनीज एक्ट में चेंज करना आसान नहीं है। तो कंपनीज एक्ट में चेंज करने के लिए फिर एक छोटा सा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा आपको। क्या लाना पड़ेगा? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में चेंज करने के लिए एक और छोटा सा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट लाना आसान नहीं है। राइट। लोकसभा में भी पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा में भी पास कराना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की जाके कंसेंट मिलेगी, तब कहीं जाके वो क्या बनेगा? एक्ट बनेगा। तो एक्ट में अमेंडमेंट लाना मुश्किल काम है। तो इन्होंने अब क्या किया कंपनीज एक्ट 2013 में? जितनी भी लिमिट्स है ना भाई, वो लिमिट्स कहाँ प्रेस्क्राइब कर दी? रूल्स में।
और एक्ट में क्या लिख के छोड़ दिया, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक, तो अब एक्ट में अमेंडमेंट नहीं लाना पड़ेगा, तो लिमिट्स को अगर चेंज करना है तो रूल्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। रूल्स के लिए क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एक नोटिफिकेशन इशू करेगी और रूल्स में चेंजेस कर देगी, राइट। तो अमेंडमेंट एक्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहना चाहिए एक तरह से कि गवर्नमेंट ने ना अपनी टेंशन कम कर दी बट हमारी बढ़ा दी, कि हमें एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ना पड़ेगा, अब रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे साथ में। ठीक है, तो देखो कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें तो जो कंपनीज एक्ट है किस पे अप्लाई होगा, सोल प्रोप्राइटर पे, पार्टनरशिप फॉर्म पे कि कंपनीज पे, सिर्फ कंपनीज पे, है ना। किस पे अप्लाई होगा, कंपनीज पे। बट डिफरेंस हमें पता होना चाहिए किस किस में, सोल प्रोप्राइटर में भी, पार्टनरशिप फॉर्म में भी, एंड कंपनी में भी क्या क्या डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग कंपनीज पे फोकस करेंगे, राइट। तो देखो भाई, अगर सबसे पहला डिफरेंस हम लोग बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस है जी ओनरशिप का, राइट। तो ओनरशिप की अगर हम बात करें, देखो सोल प्रोप्राइटर में कितने ओनर होते हैं, सिंगल। सोल प्रोप्राइटर में तो सिंगल ही ओनर होता है भाई, अकेला मालिक होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में कौन होता है ओनर, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कितने चाहिए, पार्टनर्स चाहिए भाई देखो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, राइट। मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, ये बात तो इम्प्लाइड है, देखो वन मैन पार्टनरशिप तो हो ही नहीं सकती। तो सेक्शन 4 जो है ना पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो खुद बोलता है कि कम से कम 2 पार्टनर का होना जरूरी है, और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ये बात कहाँ लिखा है, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ये बात कहाँ लिखा है। तो देखो जो मैक्सिमम 50 वाली बात है ना, ये हम लोग कहाँ से इन्फ्रेंस निकालते हैं, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से। ये सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता क्या, देखो वो ये कहता है कि भाई कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसमें मोर देन सच नंबर ऑफ पर्संस, मोर देन मेंबर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, है ना, मोर देन सच नंबर ऑफ पर्संस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड हैं, प्रेस्क्राइब्ड हैं, प्लस वो अनरजिस्टर्ड है, तो हम उसको इलीगल एसोसिएशन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इलीगल एसोसिएशन मान लेंगे, ऐसा लिखा है वहां। कहाँ, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में क्या लिखा है, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसमें एक लिमिट से ज्यादा मेंबर्स हैं प्लस वो अनरजिस्टर्ड है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, इलीगल एसोसिएशन मान लेंगे हम उसे, ठीक है। और ये मेंबर्स एज में भी प्रेस्क्राइब्ड कहाँ लिखा है, ये रूल 10 में दिया हुआ है। रूल 10 किसका है, ऑफ कंपनीज मिसलेनियस प्रोविजंस का, मिसलेनियस रूल्स में ये लिमिट 50 की दी हुई है। तो इट मीन्स अगर हम सेक्शन 464 प्लस रूल नंबर 10 को एक साथ कंबाइंड स्टडी करें तो नेट इफेक्ट क्या निकल के आता है कि भाई कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म या एओपी या बीओआई जिसमें 50 से ज्यादा मेंबर हैं प्लस वो अनरजिस्टर्ड है, तो हम उसको इलीगल एसोसिएशन मान लेंगे, ये नेट इफेक्ट निकलता है। तो इट मीन्स अगर 50 से ज़्यादा है बट रजिस्टर्ड है तब तो लीगल है, 50 से ज़्यादा है बट अनरजिस्टर्ड है तो इलीगल है, और 50 से कम है तब तो लीगल ही लीगल है, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत कब हुई पार्टनरशिप फॉर्म की, जब मोर देन 50 पार्टनर्स हों या मोर देन 50 मेंबर्स हों, राइट। अब मान लो फॉर एग्जांपल मेरी पार्टनरशिप फॉर्म में ऑलरेडी 50 पार्टनर्स हैं और मैं आज एक नया पार्टनर को एडमिट करना चाहता हूँ, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि पहले मैं उसको एडमिट करूं या पहले रजिस्ट्रेशन कराऊं। तो भाई देखो ऐसा है, पहले उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, एडमिट बाद में करना उसको, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, एडमिट पहले कर लिया, तो उस केस में आपकी फॉर्म में तो 51 पार्टनर्स हो जाएंगे और फॉर्म तो अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में आपकी फॉर्म क्या कहलाएगी, इलीगल एसोसिएशन।
और फिर दुनिया की कोई भी ताकत इस फर्म को लीगलाइज नहीं कर सकती। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 51 हो गए, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, एक पार्टनर को टर्मिनेट कर देते हो आप कि चलो जी अब लीगल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। या फिर 51 हो गए उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो 51 होने के बाद रजिस्ट्रेशन कराओगे तब भी आप इलीगल ही रहोगे। रजिस्ट्रेशन कब कराना है, जब 50 हो जाए तब रजिस्ट्रेशन करा लो, मतलब 51 होने ही नहीं देना है, 51 होने से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है मेरी बात। चलो जी, कंपनी की अगर हम बात करें तो भाई कंपनी का मालिक कौन होता है, कंपनी का मालिक कौन होता है। तो देखो अगर कंपनीज की बात करें तो हम कह सकते हैं, देखो तीन तरह की कंपनीज हैं बाय डिफॉल्ट, एक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड ओपीसी कंपनी। इनकी अगर हम डेफिनेशंस की बात करें, इनकी अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो जो डेफिनेशंस आपको दे रखी है ना वो किस सेक्शन में दे रखी है भाई, पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71, प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68 एंड ओपीसी की जो डेफिनेशन है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62, राइट। और हमें बात करनी है देखो मेंबर्स की, क्योंकि कंपनी का मालिक कौन होता है, मेंबर्स। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स ही मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ही शेयर होल्डर्स होते हैं। बट एक्सेप्शनल केसेस में दोनों अलग अलग हो जाते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, राइट। तो मेंबर ही शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर्स ही मेंबर्स हैं जनरली, राइट। तो मिनिमम मेंबर्स मैक्सिमम मेंबर्स कितने चाहिए भाई, अगर हम बात करें देखो मिनिमम मेंबर्स की, तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर चाहिए होते हैं कंपनी बनाने के लिए, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1। और इनकी बात करें देखो सेक्शन की, सेक्शन किस सेक्शन में लिखा है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी। तो क्लोज ए सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लोज ए तो बात करता है किसकी, पब्लिक कंपनी की। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लोज बी किसकी बात करता है, प्राइवेट कंपनी की। एंड क्लोज सी किसकी बात करता है, ओपीसी की। ठीक है जी, डन। चलो अब अगर हम मैक्सिमम मेंबर्स की बात करें कि मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं कंपनी में, पब्लिक कंपनी की बात करूं तो देखो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों कितने भी हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, और ओपीसी में तो मैक्सिमम एक ही होगा। और देखो मैक्सिमम के लिए क्या सेक्शन चलेगा, अगर पब्लिक कंपनी की बात करूं कि नो लिमिट वाली बात किस सेक्शन में लिखी है, ये किसी भी सेक्शन में नहीं लिखी है। मीन्स आप पूरा कंपनीज एक्ट छान लोगे तो भी आपको ये नहीं पता लगेगा कि पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। तो देखो जब कंपनीज एक्ट ने कोई लिमिट नहीं लगाई तो हम कौन होते हैं ये लिमिट लगाने वाले, इट मीन्स पब्लिक कंपनी में कितने भी मेंबर हो सकते हैं। और प्राइवेट में मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, ये बात कहाँ लिखी है, ये बात तो देखो सेक्शन 2 क्लोज 68 में ही लिखी है कि प्राइवेट कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर हो ही नहीं सकते। और ओपीसी की बात करें तो एज द नेम इंडिकेट्स 1% कंपनी, तो इसमें तो मेंबर एक ही रहेगा, मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक। डन। तो सबसे पहला डिफरेंस किस चीज़ का हम लोगों ने डिस्कस किया, ओनरशिप का। सोल प्रोप्राइटर में सिंगल होता है जी, पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 होता है। कंपनीज की बात करें तो मिनिमम 7 to 1 और मैक्सिमम नो लिमिट 200 एंड 1। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर हम बात करें भाई तो ठीक है जी, तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं देखो लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है, देखो सोल प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर बिजनेस में लॉसेस हो गए ना तो उस लॉस को कहाँ से पूरा करोगे, जो ओनर है या प्रोप्राइटर है उसकी पर्सनल एसेट्स बेच के। तो उसकी पर्सनल एसेट्स हम किस लिमिट तक बेच सकते हैं भाई, उसकी कोई लिमिट नहीं है, हम उसकी सारी की सारी पर्सनल एसेट्स भी बेच सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो मीन सोल प्रोप्राइटर में क्या चलेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी पे कोई भी लिमिट नहीं है सोल प्रोप्राइटर के केस में, राइट। उसकी लायबिलिटी किसी भी एक्सटेंट तक अराइज हो सकती है जब तक ये लॉस पूरा नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म की हम अगर आप बात करें तो वहां भी लायबिलिटी देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी ही चलती है, ठीक है। तो वैसे तो आज की डेट में देखो नए वाली पार्टनरशिप भी आ गई दैट इज कॉल्ड एलएलपी,
LLP का फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो LLP के केस में जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी तो क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। बट इन अदर्स केसेस जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म है, पुराने वाली पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। तो पुराने वाली पार्टनरशिप फॉर्म में या पुराने वाले पार्टनरशिप एक्ट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही तो था कि पार्टनर्स लोगों का बेचारों का घर तक बिक जाता था, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। तो हम तो यहाँ अभी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं ना भाई, तो लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। और कंपनी की अगर हम बात करें तो देखो कंपनी की जो लायबिलिटी होती है ना, वो 3 तरह की हो सकती है। कंपनी की लायबिलिटी 3 तरह की हो सकती है। तीन तरह की कैसे हो सकती है, देखो। नंबर 1, लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स अंडर सेक्शन 2 क्लोज 22 में। एक हो सकता है लिमिटेड बाय गारंटी अंडर सेक्शन 2 क्लोज 21 में। एक हो सकता है अनलिमिटेड कंपनीज अंडर सेक्शन 2 क्लोज 92 में। राइट, तो कंपनी की जो लायबिलिटी है वो 3 तरह की है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज। ये जो अनलिमिटेड कंपनीज है ना, देखो इसका मतलब कंपनी की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो सकती है सेक्शन 2 क्लोज 92 में। तो सेक्शन 2 क्लोज 92 अलाउ कर रहा है कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए, बट वो अलग बात है कि कोई भी आज की डेट में इस तरह की कंपनीज जनरली नहीं बनाते हैं। ये किसको शौक है अपना घर बिकवाने का, अनलिमिटेड कंपनीज में तो घर भी बिक जाएगा मेंबर्स लोगों के फिर। तो कंपनीज एक्ट अलाउ कर रहा है बट जनरली कोई बनाता नहीं है अनलिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड बाय गारंटी ये एक्सेप्शनल केसेस में होते हैं, और लिमिटेड बाय शेयर जनरली तो यही होता है। तो ये हम लोग चैप्टर 1 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा चार्ट, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनीज, फुल डिटेल में पढ़ेंगे हम ये बातें। तो जनरली तो क्या होता है, जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, क्यों, नाम के साथ ही लिखा होता है क्या, लाइक एक्स वाई जेड लिमिटेड या एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो लिमिटेड वर्ड लिखा है मतलब लायबिलिटी इज लिमिटेड। चलो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आते हैं भाई। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर हम बात करें, देखो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो देखो थर्ड पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन, तो जरा बताओ सोल प्रोप्राइटर का जो रजिस्ट्रेशन है ऑप्शनल है कि कंपलसरी है। सोल प्रोप्राइटर का रजिस्ट्रेशन देखो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल होता है, लोग घरों में दुकान खोल लेते हैं सब्जी की, प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस खोल लिया, फोटोकॉपी खोल ली, है ना, फोटोकॉपी की दुकान खोल ली, राइट। रेडी वाले जो हैं ये सब भी क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कवर अप होते हैं। रजिस्ट्रेशन कराते हैं कहीं नहीं, तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें, इनका भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, बट कब तक, जब तक इक्वल टू एंड लेस देन 50 है। अगर मोर देन 50 पार्टनर्स हुए तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, और अगर आप उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपकी जो फॉर्म है वो इलीगल एसोसिएशन कहलाएगी। क्लियर है बात मेरी। चलो कंपनी की बात करें तो भाई, कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है कि कंपलसरी है। कंपनी के रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, देखो तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन ना भाई कंपलसरी होता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, किसके पास कराना है, आरओसी के पास। आरओसी स्टैंड फॉर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और देखो जब आप आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन कराओगे तो ये आरओसी ना आपको एक नंबर देगा, राइट। अब इस नंबर को हम लोग 2006 से पहले, बिफोर 2006, तो भाई रजिस्ट्रेशन नंबर ही बोलते थे, बट आफ्टर 2006, 2006 के बाद हम इसको सिन नंबर बोलते हैं, सिन बोलते हैं। पहले क्या बोलते थे, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि 6 डिजिट का होता था, और ये 6 के 6 न्यूमेरिक डिजिट हुआ करते थे। अब हम इसको क्या बोलते हैं, सिन। सिन का फुल फॉर्म क्या है, कॉर्पोरेट
आइडेंटिटी नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर कितने डिजिट का है? 21 डिजिट का है, अल्फा न्यूमेरिक कोड है। मीन्स इसमें कुछ डिजिट्स अल्फा हैं, कुछ डिजिट न्यूमेरिक हैं। बट जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर होता था ना 2006 से पहले, ये तो भाई पूरा का पूरा न्यूमेरिक ही होता था। तो किस तरह से लिखा होता था? 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से होता था। बट 2006 के बाद से ये क्या हो गया? सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर कितने डिजिट का है? 21 डिजिट का है। कुछ डिजिट्स अल्फा हैं, कुछ डिजिट्स न्यूमेरिक हैं, और हर डिजिट का अपना एक मतलब है। लाइक सबसे पहले डिजिट क्या लिखा होगा? देखो, जो सबसे पहले डिजिट है वो लिखा होगा अल्फा, फिर 5 डिजिट होंगी न्यूमेरिक, फिर 2 डिजिट होंगी अल्फा, फिर 4 डिजिट होंगी न्यूमेरिक, फिर 3 डिजिट होंगी अल्फा, फिर 6 डिजिट होंगी न्यूमेरिक। देखो हुए क्या? पूरे 21 डिजिट आपके। 1 और 5 6 2 8 4 12 3 15 6 21 पूरे हो गए। और देखो हर डिजिट का अपना एक मतलब है। तो जो सबसे पहले डिजिट है ना अल्फा, ये क्या मतलब है इसका? जो सबसे पहले डिजिट है अल्फा, ये या तो यू लिखा होगा या एल लिखा होगा, या तो यू लिखा होगा या एल लिखा होगा। यू स्टैंड फॉर अनलिस्टेड एंड एल स्टैंड फॉर लिस्टेड। तो क्या मतलब है लिस्टेड और अनलिस्टेड का? इसका मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज पे आप लिस्टेड हैं या नहीं है। तो देखो दोनों बातें अलग अलग हैं। आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन कराना एक अलग बात है, और स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना एक अलग बात है, राइट। और लिस्टिंग किसके लिए कंपलसरी है? जो पब्लिक इशू निकालेगा। तो जब भी आप पब्लिक को शेयर या डिबेंचर इशू करेंगे तो लिस्टिंग इज कंपलसरी, ठीक। तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, चाह कर भी नहीं कर सकती। तो इसलिए प्राइवेट कंपनीज तो जनरली क्या होंगी? अनलिस्टेड, है ना। प्राइवेट कंपनीज के केस में जनरली क्या लिखा आएगा यहाँ? अनलिस्टेड। बट अगर हम पब्लिक कंपनीज की बात करें तो अब एक बात सोचो, पब्लिक कंपनीज क्या पब्लिक इशू निकाल सकती हैं? बिल्कुल निकाल सकती हैं। और निकाल सकती हैं या निकालना पड़ेगा? निकाल सकते हैं, ऑप्शन है उनके पास, ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इट मीन्स अगर पब्लिक कंपनीज देखो अनलिस्टेड भी हो सकती हैं, लिस्टेड भी हो सकती हैं। तो इट मीन्स अगर पब्लिक कंपनीज पब्लिक इशू नहीं निकालेंगी तो वो क्या होंगी? अनलिस्टेड। तो लिस्टेड कब होंगे? जब पब्लिक इशू निकालेंगे। बात समझ में आई मेरी? तो प्राइवेट कंपनीज जनरली अनलिस्टेड होती हैं, बट जो पब्लिक कंपनीज हैं वो लिस्टेड भी हो सकती हैं, अनलिस्टेड भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि पब्लिक इशू निकाला है या नहीं निकाला है। निकाला है तो कंपलसरी है लिस्टिंग, नहीं निकाला है तो नहीं होगी। उसके बाद जो 5 डिजिट का न्यूमेरिक कोड है ना भाई, ये तो नेचर ऑफ बिजनेस को बताता है आपके। किस चीज को बता रहा है? नेचर ऑफ बिजनेस को, ठीक है। अब इस नेचर ऑफ बिजनेस में क्या बताते हैं वो, कि आपकी जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, सर्विस टाइप कंपनी है, ये पता लगता है इससे। और ये कोड ना देखो आरओसी ने खुद के लिए रिजर्व किया हुआ है। मीन्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इस कोड का मतलब क्या है। कौन आइडेंटिफाई कर सकता है? आरओसी। नेक्स्ट जो 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट अल्फा, ये क्या लिखी होंगी? ये लिखा होगा देखो स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मीन्स कि आपकी कंपनी किस स्टेट में रजिस्टर्ड हुई है, किस स्टेट में रजिस्टर्ड हुई है। तो स्टेट का कोड डाला होगा यहाँ 2 डिजिट में, ठीक है जी। तो देखो स्टेट का ही कोड क्यों डाला होगा, सिटी का या कंट्री का क्यों नहीं डाला होगा? क्योंकि जो आरओसी है ना वो स्टेट वाइज है। मीन्स 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 आरओसी। हर स्टेट का अपना एक आरओसी है, तो इसलिए यहाँ स्टेट का नाम लिखा होगा। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी अगर मुंबई की है तो क्या लिखा होगा? एमएच। दिल्ली की कंपनी है, दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई है तो क्या लिखा होगा? डीएल। कोलकाता की कंपनी है तो क्या लिखा होगा? डब्ल्यूबी, वेस्ट बंगाल, राइट। तो स्टेट का नाम लिखा होगा, सिटी या कंट्री का नहीं लिखा होगा। क्यों? क्योंकि जो आरओसी है वो स्टेट वाइज है। वो अलग बात है। देखो कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी हैं कि जहां 2 स्टेट का एक आरओसी है,
या फिर एक ही स्टेट में 2 आरओसी हैं। तो इस तरह के एक्सेप्शंस भी हैं, लाइक एक्सेप्शन नंबर 1 ऐसा भी है कि 2 स्टेट इज इक्वल टू 1 आरओसी, लाइक दिल्ली एंड चंडीगढ़, इन दोनों का एक ही आरओसी है, सिंगल आरओसी। और ऐसा भी है एक्सेप्शन नंबर 2 में कि भाई 1 स्टेट 2 आरओसी। ऐसा कहाँ कहाँ है? एक तो महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में। इसका मतलब महाराष्ट्र में भी 2 आरओसी हैं, तमिलनाडु में भी 2 आरओसी हैं, और दिल्ली और चंडीगढ़ का आरओसी एक ही है। और जनरली क्या होता है, 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 आरओसी, तो इसलिए स्टेट का नाम लिखा होता है। उसके बाद देखो, अगर हम बात करें 4 डिजिट क्या होती हैं भाई, ये न्यूमेरिक डिजिट हैं। न्यूमेरिक डिजिट क्या बता रही हैं आपको? ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन बता रही हैं। मीन्स आपकी कंपनी किस साल रजिस्टर्ड हुई है। लाइक 1990 की कंपनी है तो क्या लिखा होगा 1990, 2020 की कंपनी है तो क्या लिखा होगा 2020, इस तरह से लिखा होगा। और जो 3 डिजिट अल्फा है ना, ये क्या लिखा होगा भाई, या तो पीटीसी या पीएलसी। देखो सी स्टैंड फॉर कंपनी, सी स्टैंड फॉर कंपनी, तो प्राइवेट के लिए इन्होंने एब्रीविएशन पीटी यूज कर लिया और पब्लिक के लिए पीएल यूज कर लिया। तो इन शॉर्ट पीटीसी लिखा है तो प्राइवेट कंपनी है एंड पीएलसी लिखा है तो पब्लिक कंपनी है। और जो 6 डिजिट का न्यूमेरिक कोड है ना, देखो ये तो वही है जो पहले भी होता था। पहले मतलब 2006 से पहले जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता था 6 डिजिट का, वो ये आज भी है 6 डिजिट का। तो नेट इफेक्ट ये निकलता है, देखो जितनी भी कंपनीज नई रजिस्टर्ड होंगी उनको क्या मिला होगा, सिन, उनको तो मिला ही सिन होगा। और जो कंपनी पुरानी रजिस्टर्ड है, 2006 से पुरानी कंपनीज रजिस्टर्ड है, उनको क्या अलॉट हुआ होगा ओरिजिनली, रजिस्ट्रेशन नंबर। बट आज की डेट में उनके रजिस्ट्रेशन नंबर को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, सिन में। तो मीन्स आज की डेट में कंपनी चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, सबके पास क्या है, सिन नंबर है। ठीक है। और ये जो सिन नंबर है ना, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये आपके हर इनवॉइस पे, बिल पे लिखना जरूरी है, राइट, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है टू बी कोटेड ऑन इनवॉइस, बिल एटसेट्रा। अदरवाइज पेनल्टी है कितनी, 1000 पर डे के हिसाब से। तो आपने देखा भी होगा, कई बार आप जैसे मैकडी में जाते हैं, ठीक है, डोमिनोज में जाते हैं, पिज्जा हट में जाते हैं, वो जो आपको बिल देते हैं तो उस पर सिन नंबर लिखा होता है। फ्रंट पे तो GSTIN लिखा होगा और बैक साइड में क्या लिखा होगा, सिन नंबर, राइट, लिखना जरूरी है। तो किसी भी कंपनी का जो सिन नंबर है भाई, किस स्ट्रक्चर में चलेगा, कुछ बता सकते हैं आप? देखो किसी भी कंपनी का जो सिन नंबर है कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, लाइक L 1 2 3 4 5 6 DL 2012, राइट, एंड PLC 1 2 3 4 5 6, इस तरह से सिन नंबर मिलेगा लिखा। L मतलब लिस्टेड कंपनी है, और ये देखो कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस बताएंगे। DL मीन्स दिल्ली की कंपनी है, 2012 मतलब 2012 में रजिस्टर्ड हुई है, PLC मीन्स पब्लिक कंपनी है, और ये तो रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इस तरह से इसी स्ट्रक्चर में कंपनी का सिन नंबर होता है। अब देखो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा क्या हो गया था, देखो 2006 में तो हुआ ना ये सब, तो 2006 में ऐसा क्या हो गया था कि भाई रजिस्ट्रेशन नंबर को बढ़ा के क्या करना पड़ा, सिन करना पड़ा, 6 डिजिट को बढ़ा के 21 डिजिट करना पड़ा। ऐसा क्या हो गया था 2006 में, तो डिस्कस करते हैं। देखो 2006 की कहानी, देखो 2006 में क्या हुआ, इससे पहले ना हम लोग मैनुअल फाइलिंग करते थे। क्या करते थे, मैनुअल फाइलिंग। और 2006 के बाद हम लोग क्या करते हैं अब, ई फाइलिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। ये मतलब समझ रहे हैं? देखो कंपनी का रजिस्ट्रेशन ना कंपलसरी है, किसके पास, आरओसी के पास। तो कंपनी में अगर कुछ भी जरा सा भी माइनर सा भी चेंज होता है ना, तो आरओसी को बताना पड़ता है। और कैसे बताओगे आरओसी को, क्या फोन करके बताओगे, व्हाट्सएप पे बताओगे, नहीं,
हर चीज़ के लिए अलग अलग फॉर्म्स हैं। वो फॉर्म्स पहले भी होते थे और आज भी हैं। डिफरेंस सिर्फ क्या है कि पहले वो फॉर्म्स मैनुअल फॉर्म्स होते थे। 2006 से पहले क्या होता था, मैनुअल फॉर्म्स होते थे। एंड 2006 के बाद क्या हो गया, अब ई फॉर्म्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। तो देखो कंपनी में कुछ भी जरा सा भी माइनर सा भी चेंज करोगे ना, तो आरओसी को बताना पड़ेगा। कैसे बताना पड़ेगा, हर चीज के लिए फॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड हैं। पहले भी काफी सारे फॉर्म्स होते थे, आज भी हैं। पहले वो फॉर्म्स मैनुअल होते थे। मैनुअल फॉर्म्स का मतलब लाइक कंपनी में अगर कुछ भी चेंज करना है तो क्या करो, सबसे पहले तो फॉर्म्स खरीद के लाओ। फॉर्म्स कहाँ से मिलते थे आपको, स्टेशनरी शॉप से। और हर फॉर्म की कॉस्ट ना अलग अलग होती थी। कोई फॉर्म 1 रुपए का, कोई 2 रुपए का, कोई 5 रुपए का, ऐसे होता था। तो पहले तो फॉर्म खरीद के लाओ। और जरूरत देखो एक फॉर्म की होती थी ना, तो आप 2 फॉर्म खरीद के लाते थे। क्यों, एक गलत हो गया तो दोबारा थोड़ी चक्कर काटोगे स्टेशनरी शॉप के। तो आप एक फॉर्म के बदले, चाहिए एक फॉर्म था, 2 खरीद के लाते थे और दोनों फॉर्म को फिलअप करके आरओसी ऑफिस जाते थे। तो आराम से शाम को बैठ के फॉर्म्स को फिलअप करते थे, फिर अगले दिन कहाँ पहुंच जाते थे, आरओसी ऑफिस। और आरओसी ऑफिस में ना देखो डबल डबल लाइन लगती थी। एक लाइन लगती थी भाई वेरिफिकेशन की, दूसरी लाइन लगती थी सबमिशन की। तो पहली लाइन में लगोगे तो फॉर्म चेक होगा। क्या चेक होगा कि आपने सारे मैंडेटरी अटैचमेंट्स लगाए या नहीं लगाए, सिग्नेचर वगैरह प्रॉपर जगह पे किए या नहीं किए। और जब ये फॉर्म वेरी हो जाएगा तो उसके बाद सबमिशन की लाइन में लगो। राइट। तो कई बार तो क्या होता था, देखो फॉर्म लेके जाते थे और शाम तक फॉर्म वापस लेके आ जाते थे। क्यों, आज जमा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं जमा हुआ, क्योंकि देखो वेरिफिकेशन की लाइन में नंबर आया तो लंच टाइम हो गया, और सबमिशन की लाइन में नंबर आया तो वर्किंग आवर्स खत्म हो गए। सरकारी ऑफिस है, 5-7-10 मिनट पहले विंडो बंद हो जाती थी। ठीक। और हर चीज के लिए देखो रिश्वत भी फिक्स होती थी। ठीक है। बट आज की डेट में ये सब नहीं होता। आज की डेट में 2006 के बाद से क्या हो गया, ई फाइलिंग हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग देखो ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी है। कंपलसरी कर दिया। सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफिस यही था, आरओसी ऑफिस, जिसमें इन्होंने ई फाइलिंग कंपलसरी किया। बाकी ने ऑप्शनल किया था, इन्होंने कंपलसरी किया डायरेक्ट। तो ई फाइलिंग करनी है किस साइट के थ्रू, साइट का एड्रेस है भाई www.mca.gov.in, इस साइट के थ्रू। ठीक है। सारे के सारे फॉर्म्स भी इसी साइट पे अवेलेबल है। ठीक। तो आज की डेट में तो आप घर बैठे बैठे किसी भी कंपनी का कोई भी फॉर्म फाइल कर सकते हैं। मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगी अगर सारे पेपर्स रेडी हैं तो। घर बैठे बैठे फाइल कर सकते हैं। तो एक तो देखो आपका ये स्टेशनरी का खर्चा बच गया, दूसरा आने जाने का खर्चा बच गया, टाइम बच गया, रिश्वत बच गई। ये सब चीज़ें खत्म हो गई। आज की डेट में घर बैठे बैठे किसी भी कंपनी का कोई भी फॉर्म फाइल कर सकते हैं। किस साइट के थ्रू, www.mca.gov.in। ठीक है। अब देखो इतना भी आसान नहीं है जितना मैंने बताया आपको, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो कोई भी बंदा किसी भी कंपनी का कोई भी फॉर्म फाइल करके चला जाएगा ऐसे। तो मान लो अगर मैं घर बैठे बैठे रिलायंस कंपनी का इंक 22 फाइल कर दूं तो उसका तो बेचारे का एड्रेस चेंज हो जाएगा। नहीं, तो इसलिए इन फॉर्म्स के साथ यूज आया डीएससी का। डीएससी का फुल फॉर्म डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। डीएससी का यूज आया। तो कोई भी फॉर्म एमसी की साइट पे अपलोड होगा ही नहीं कब तक, जब तक कि डीएससी अटैच नहीं करोगे। और ये डीएससी आपको खरीदने पड़ेंगे। जो ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं उनसे आपको डीएससी खरीदने पड़ेंगे। और नॉर्मली आज की डेट में 800 से 1000 रुपए की रेंज में डीएससी आपको इशू हो जाते हैं। और ये जो डीएससी है ना, ये डीएससी इशू कराने के लिए आपको अपना आईडी प्रूफ प्लस एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा, आधार कार्ड वगैरह। ठीक है, ये सब देना पड़ेगा। ठीक। और जब भी फॉर्म अपलोड करोगे एमसी की साइट पे तो डीएससी अटैच करना ज़रूरी है। और अगर आपने डीएससी अटैच कर दिया तो आरओसी को पता लग जाएगा कि ये फॉर्म किसने फाइल किया, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, सारी डिटेल्स किसके पास पहुंच जाएंगी, आरओसी के। तो अगर आप ऑथराइज नहीं थे फॉर्म को अपलोड करने के लिए तो आपके घर पुलिस पहुंच जाएगी। ये तो साइबर क्राइम है। ठीक है, तो डीएससी अटैच करना ज़रूरी है। ठीक है जी। और देखो ये जो mca.gov.in है ना भाई, ये तो इतनी अच्छी साइट है www.mca.gov.in।
ये तो इतनी अच्छी साइट है कि इस साइट से ना आप किसी भी कंपनी की कोई भी डिटेल इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डिटेल इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और कुछ डिटेल्स तो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लाइक कंपनी का जो मास्टर डेटा है, कंपनी का मास्टर डेटा तो फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं नेट के थ्रू। और अगर आपको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना है मीन्स आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट पढ़ना है, या सीए ने जो ऑडिट रिपोर्ट दी थी वो पढ़ना है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स पढ़ना है, तो इन सब के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्जेस देने पड़ेंगे। कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं इनके, ₹100 कह सकते हैं, राइट। नॉमिनल चार्जेस देके आप किसी भी कंपनी की कोई भी डिटेल इंस्पेक्ट कर सकते हैं इस साइट से। कुछ भी सीक्रेसी कंपनी नहीं रख सकती क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, राइट। तो ये हम लोगों ने थर्ड पॉइंट कौन से वाला डिस्कस किया भाई, रजिस्ट्रेशन का, कि रजिस्ट्रेशन कंपनी को कराना कंपलसरी है, सिन नंबर इशू होगा इनको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हम लोग। तो देखो फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आ गए हम लोग, ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट, ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। तो देखो अगर सोल प्रोप्राइटर की बात करूं तो ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट अलग अलग है कि सेम है, सेम है। बेचारा अकेला ही तो मालिक है और सब कुछ मैनेज भी खुद ही करना होता है उसको। तो ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट सेम है किसमें, सोल प्रोप्राइटर में। पार्टनरशिप फॉर्म की बात करूं तो उसमें भी सेम है, क्योंकि आप पढ़ते हैं देखो पार्टनरशिप एक्ट में कि जो पार्टनर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक वर्किंग पार्टनर होता है या मैनेजिंग पार्टनर होता है, दूसरा डोरमेंट पार्टनर होता है। डोरमेंट पार्टनर तो क्या है कि उसने कैपिटल लगाई घर बैठा है आराम से, और मैनेजिंग या वर्किंग पार्टनर क्या है कि बेचारा मैनेज कर रहा है फॉर्म में। तो मैनेज कर रहा है मतलब पार्टनर भी है और मैनेज भी कर रहा है, मतलब पार्टनर भी है मतलब ओनरशिप भी है और वर्सेस मैनेजमेंट भी है, तो सेम ही हुए ना। और कंपनी की अगर मैं बात करूं तो देखो सेपरेट हो जाता है, मीन्स कंपनी के केस में क्या होता है, ओनरशिप अलग है वर्सेस मैनेजमेंट अलग है। मैनेजमेंट किसके पास होता है, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। ओनरशिप किसके पास होती है, शेयर होल्डर्स के पास, है ना। और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स। किस मीटिंग पे, जनरली एजीएम पे। एजीएम मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक। तो ये डिफरेंस हो गया किस किस में। पॉइंट नंबर फोर्थ, ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट का डिफरेंस हम लोगों ने डिस्कस कर दिया ये। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखो पॉइंट नंबर 5 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब, अगर हम लोग बात करें मीटिंग्स की, मीटिंग्स, तो जरा बताओ सोल प्रोप्राइटर को क्या कोई मीटिंग वगैरह करने की जरूरत है, नहीं। अरे अकेला ही तो मालिक है, अकेले डिसीजन लेने हैं जितने भी लेने हैं, तो नो मीटिंग्स रिक्वायर्ड। पार्टनरशिप फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो देखो पार्टनरशिप फॉर्म में भी मीटिंग्स की जरूरत नहीं है। मीटिंग्स तो नहीं जरूरत है बट बाकी पार्टनर्स की कंसेंट जरूर चाहिए, तो नो मीटिंग्स रिक्वायर्ड, नो मीटिंग्स रिक्वायर्ड बट consent of partner is required, consent of partners is required, ठीक। तो देखो मीटिंग का मतलब तो हम मीटिंग के फुल प्रोसीजर से लगाते हैं। मीटिंग का फुल प्रोसीजर मतलब कि जब भी मीटिंग बुलानी है, लाइक जनरल मीटिंग बुलानी है, तो कम से कम 21 दिन का नोटिस दो न्यूज़पेपर में दो। 21 दिन बाद मीटिंग होगी तो पहले हम लोग 15 मिनट तक चेयरमैन का वेट करेंगे, उसके बाद आधे घंटे तक कोरम का वेट करेंगे, फिर उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनेगी। तो ये सब प्रोसीजर होता है मीटिंग का, जो कि पार्टनरशिप फॉर्म में ज़रूरत नहीं है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में तो क्या होता है, आप किसी नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हो तो क्या करो, बाकी सब पार्टनर्स की कंसेंट ले लो, और ये कंसेंट तो आप ओरली भी ले सकते हैं, फ़ोन पे भी ले सकते हैं। भाई आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हैं कितने, 2 3 4 हैं, यहीं तो बैठे हैं, पूछ लो इनसे, मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के लिए तो भैया मीटिंग्स चाहिए, हर छोटे से छोटे काम के लिए मीटिंग चाहिए। कंपनीज में बिना मीटिंग्स के कुछ होता ही नहीं है। कंपनी का नाम बदलना है, मीटिंग चाहिए।
डायरेक्टर बदलना है मीटिंग चाहिए, एड्रेस बदलना है मीटिंग चाहिए, इवन बैंक अकाउंट खोलना है तो भी बोर्ड मीटिंग चाहिए, हर चीज़ के लिए मीटिंग चाहिए। किसी को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है मीटिंग चाहिए, तो हर चीज़ के लिए मीटिंग चाहिए। तो मीटिंग्स यहाँ कंपनीज में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि मीटिंग्स यहाँ दो तरह की होती हैं। एक होती है भाई जनरल मीटिंग्स, दूसरी होती है बोर्ड मीटिंग्स। तो जो बोर्ड मीटिंग्स हैं ये तो डायरेक्टर्स की होती हैं, और ये जो जनरल मीटिंग्स हैं ये किसकी होती हैं, शेयर होल्डर्स की या मेंबर्स की। ठीक है जी। तो ये जो बोर्ड मीटिंग्स हैं तो एक ही तरह की होती हैं, बट जो जनरल मीटिंग है ये दो तरह की होती हैं आज की डेट में। एक तो होती है देखो एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, एक होती है भाई ईओजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये जो एजीएम है एनुअल जनरल मीटिंग, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है एनुअली होती है, हर साल होती है, और हर कंपनी को मीटिंग करना जरूरी होता है ये वाली एजीएम। अगर नहीं की ना, अगर कॉन्ट्रावेंशन किया ना आपने इसका, तो हर कंपनी को एजीएम करना जरूरी है। कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो 1 लाख रुपए प्लस 5,000 रुपए पर डे का फाइन है, पर डे का फाइन है अंडर सेक्शन 99 में। तो 1 लाख वन टाइम फाइन है, उसके बाद 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से ये फाइन बढ़ता रहेगा अगर आपने एजीएम नहीं की। तो इट मीन्स एजीएम करना तो जरूरी है और हर कंपनी को करना जरूरी है। तो भाई क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एजीएम आपको हर साल करना जरूरी है, तो क्या कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो हर साल अराइज होते हैं इसीलिए एजीएम करना जरूरी है? ऑब्वियसली, तभी तो एजीएम करना जरूरी है। तो देखो कंपनीज एक्ट ये कहता है कि ये 4 बिजनेस ऐसे हैं जो हर साल अराइज होते हैं, इनको हर साल डिस्कस करना जरूरी है शेयर होल्डर्स के साथ, इसलिए एजीएम बुलाना जरूरी है। तो ये 4 बिजनेस कौन कौन से हैं? नंबर 1, अडोप्शन ऑफ अकाउंट्स, एडोप्शन ऑफ अकाउंट्स। एक बात सोचो, देखो कंपनी जो ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट वगैरह जो अकाउंट्स बनाते हैं, बनाता तो कौन है? अकाउंटेंट। ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर, राइट। और देखो कंपनी का एक्चुअल में, कंपनी में एक्चुअल में पैसा किसका लगा है? मेंबर्स का, मतलब शेयर होल्डर्स का, और वो तो घर बैठे हैं। क्या एक बार शेयर होल्डर्स को नहीं दिखाओगे अकाउंट्स कि भाई इस साल हमारी कंपनी में इतना सेल हुआ, इतने एक्सपेंस हुए, इतने प्रॉफिट्स हुए? ये सब मालिकों को नहीं दिखाओगे क्या? दिखाना पड़ेगा, पैसा तो एक्चुअल में मेंबर्स का ही लगा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एजीएम पे ये अकाउंट्स किसको दिखाते हैं? शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को। उनसे अडॉप्ट कराते हैं, उनसे पूछते हैं भाई देख लो इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जो पूछना चाहे तो पूछ लो। तो क्या आप एजीएम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अकाउंट से रिलेटेड? बिल्कुल पूछ सकते हैं, पैसा लगा है आपका कंपनी में। उसके बाद सेकंड बिजनेस क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड भी देखो एजीएम पे डिक्लेयर हो रहा है, राइट, हर साल डिक्लेयर होता है। थर्ड वन, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, राइट। तो थर्ड पॉइंट में थर्ड बिजनेस क्या है ये? देखो कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 152 सब सेक्शन 6, वो पता क्या कहता है? वो ये कहता है डायरेक्टर्स का एक फिक्स्ड पोर्शन आपको हर साल एजीएम पे रिटायर करना है, और उनके रिटायरमेंट की वजह से जो वैकेंसी अराइज हुई, उस वैकेंसी को इसी मीटिंग पे फिलअप भी करना है, आइदर बाय न्यू अपॉइंटमेंट और बाय री अपॉइंटमेंट। और कौन करेगा ये सब काम? मेंबर्स, वो भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, मतलब सिंपल मेजोरिटी से। तो कंपनीज एक्ट ने एक राइट दिया है मेंबर्स लोगों को कि वो चाहें तो डायरेक्टर्स को, मतलब पुराने वाले डायरेक्टर्स को हटा के नए वाले डायरेक्टर्स रख सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट ये कह रहा है भैया पुराने वाले डायरेक्टर बाहर जाते रहने चाहिए, नए वाले डायरेक्टर अंदर आते रहने चाहिए। क्यों? ये डायरेक्टर्स लोग जितने भी पुराने हो जाते हैं इनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, फिर तो मैनिपुलेट करने लग जाते हैं चीज़ों को। तो कंपनीज एक्ट ने आपको राइट दिया है मेंबर्स का, अब आपकी मर्जी है, आप जनरली क्या करते हैं, उन्हीं को रीअपॉइंट करते रहते हैं बार 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 बार, तो हमें क्या दिक्कत है? बट आप चाहें तो उनको हटा के नए अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो ऑडिटर मतलब सीए। तो देखो सीए को भी कौन अपॉइंट कर रहा है? शेयर होल्डर्स या मेंबर्स, किस मीटिंग पे? एजीएम पे।
ये जो 4 बिजनेस है ना, देखो इसी सीक्वेंस में ट्रांजैक्ट होते हैं, आप इनकी सीक्वेंस भी इंटरचेंज नहीं कर सकते। और ये बिजनेस हर साल अराइज होते हैं, इसलिए हर साल एजीएम करना जरूरी है। ठीक, और हर कंपनी को करना जरूरी है, नहीं करोगे तो पेनल्टी है भाई। ठीक, तो देखो अगर एजीएम की बात करूं, एजीएम तो हर साल करना है, हर 12 महीने में करना है। मान लो अभी एजीएम हुई है हमारी, 1 महीना पहले एजीएम हुई है। ठीक, और आज कोई ऐसा बिजनेस राइज हो गया जिस पे शेयर होल्डर की अप्रूवल लेना जरूरी है, तो क्या हम 11 महीने और वेट कर लें कि 12 महीने के बाद जब एजीएम होगी तभी डिस्कस कर लेंगे? तो देखो अगर 11 महीने वेट कर सकते हो तो कर लो, बट अगर आप 11 महीने वेट नहीं कर सकते, शेयर होल्डर की परमिशन लेना जरूरी है, तो उस केस में क्या करो, ईओजीएम बुला लो। ईओजीएम का फुल फॉर्म क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब करनी है? जब जरूरत हो। कितनी करनी है? जितनी जरूरत हो। तो ईओजीएम तो एक स्पेशल मीटिंग है, ये तो एक स्पेशल मीटिंग है, किसी भी स्पेशल बिजनेस के लिए होती है। कौन से स्पेशल बिजनेस के लिए? वो स्पेशल बिजनेस जो 2 एजीएम के बीच में राइज हुआ है, जो ट्रांजैक्ट है स्पेशल बिजनेस। तो ईओजीएम कब करनी है, कितनी करनी है? एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, जब जरूरत हो और जितनी जरूरत हो उतनी ईओजीएम कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। राइट, तो 2 तरह की जनरल मीटिंग है। वो अलग बात है, एक एक्सेप्शनल केस ऐसा भी है, एक एक्सेप्शनल केस में क्लास मीटिंग भी होती है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। क्लास मीटिंग ये भी जनरल मीटिंग ही है। तो क्लास मीटिंग का मतलब मीटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। राइट, तो ये कौन से वाला पॉइंट था हमारा? ये पॉइंट था मीटिंग का, कि किसको मीटिंग करनी है और किसको मीटिंग नहीं करनी है। ठीक है जी, तो 6 पॉइंट पे अगर हम चलें, 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, तो देखो सोल प्रोप्राइटर में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है क्या? नहीं। पार्टनरशिप फॉर्म में? नहीं। कंपनी में? यस, होता है। राइट, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे अगर हम चलें अब, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या बनेगा भाई अब आपका? पॉइंट नंबर 7 पे आ गए अब हम लोग। पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं, देखो कंपनीज एक्ट 2013 की एप्लीकेबिलिटी की, क्या सोल प्रोप्राइटर पे अप्लाई होगा? नो। पार्टनरशिप फॉर्म पे अप्लाई होगा? नो। बट हाँ, कोई स्पेसिफिक सेक्शन अगर कहता है ये एक्ट, ये सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप फॉर्म पे भी अप्लाई होगा तो अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, जनरली नहीं होगा। इन शॉर्ट, कंपनीज पे तो कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा ही होगा भाई, बिल्कुल अप्लाई होगा। कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगा तो किस पे अप्लाई होगा? ठीक है, ठीक है जी। तो ये था डिफरेंस सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी में, जिसमें हमने फोकस किस पे किया भाई? कंपनीज पे। तो नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ई फॉर्म्स स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। राइट, और वैसे तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स काफ़ी सारे हैं, बट उसमें से हम लोग कुछ यूज़ करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैं। राइट, तो एक बार इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। देखो आज की क्लास का हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ये लो। एक बार हल्का सा जूम इन कर देता हूँ, लो, ये लो जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, कितने सेक्शन है, कितने शेड्यूल्स हैं, फिर हम लोगों ने डिफरेंस डिस्कस किया सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनीज में। तो शुरू के 2 पॉइंट्स तो देखो इस वाले स्क्रीनशॉट में कवर अप हो जाएंगे आपके। फिर पॉइंट नंबर 3 ये रजिस्ट्रेशन का है, देखो रजिस्ट्रेशन को 2 स्क्रीनशॉट ले लो, एक ये वाला, ठीक है जी, बल्कि 3 में आएगा, लो एक ये वाला ले लो और एक ये वाला ले लो स्क्रीनशॉट इसका। तो ये रजिस्ट्रेशन वाली बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने 4 और 5 पढ़ा, ये लो जी 4th और 5th तो इसमें कवर अप हो जाएगा। 1 मिनट रुको जरा,
ये लो 5th पॉइंट ये आ जाएगा स्क्रीनशॉट, राइट। और 6th और 7th में ये डिफरेंस है, ठीक है। ठीक है जी, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।